क्या टाटा मोटर्स ने हमें झूठ बोला है? क्या जो उन्होंने क्लेम किए हैं इस नई ईवी को लेके, क्या वो सारे बेबुनियाद हैं? जैसे क्लेम्स उन्होंने बहुत सारे कर दिए हैं कि लगभग 350-55 किलोमीटर रियल वर्ल्ड माइलेज है इसकी C75, यानी रियल वर्ल्ड में लगभग 75% लोगों को इतनी माइलेज मिल जाएगी अगर सही तरीके से चलाओगे। दूसरा भी अच्छा खासा क्लेम है कि 20 से 80% गाड़ी चली जाएगी सिर्फ 26 मिनट में, और जो है सिर्फ 15 मिनट गाड़ी लगाओगे तो 135 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। बड़ा क्लेम है। और लेकिन आपको 65 वोल्ट के DC फास्ट चार्जर से गाड़ी फिर चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी। ये तो हो गए बहुत बड़े क्लेम। इस वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ आई विल ट्राई माई 100% कि ये सारे जो टेस्ट हैं इनको मैं वेरीफाई करूं, क्या इन क्लेम्स का कोई वजह है, क्या ये सच में रहेंगे रियल वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में मैं सब टेस्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा गाड़ी ये भी क्लेम करती है, कंपनी क्लेम करती है कि 15 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की, एक तरीके से अनलिमिटेड टाइम ही हो गया क्योंकि गाड़ी लगभग इतना ही चलती है, तो अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। तो जिनको ये टेंशन होती है कि यार हमारी गाड़ी में बैटरी की कोई दिक्कत आ जाएगी 6, 7, 7, 8 साल में, हम सब भी कहते हैं, तो वो इस गाड़ी के साथ नहीं है। लेकिन फर्स्ट ओनर के लिए कोची केरला में अभी मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा और गाड़ी हमें फुल चार्ज यानी 100% पे मिली है। अभी चला के लेकर आया हूँ, 15 किलोमीटर चली होगी, लेकिन स्क्रीनशॉट जो मतलब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें देख रहे होगे 100% पे मुझे गाड़ी मिली है। 800 किलोमीटर जो है इसकी ऑडो रीडिंग थी। आइस जो वेरिएंट आया था, अभी जो इसका लेटेस्ट जो अपग्रेड आया था, सब गाड़ी वही है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है, सेम प्लेटफॉर्म है, जो लुक है ओवरऑल सेम है, लेकिन क्या कुछ ऊपर नीचे हो गया है ईवी से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगा। 30-40 किलोवाट आवर के जो है इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, और जो बेस वेरिएंट है स्मार्ट उसमें सिर्फ 30 का आता है, टॉप वेरिएंट है एम्पावर्ड उसमें 40 का आता है। स्मार्ट से एक ऊपर जाते हो तो 30 जो स्मार्ट प्लस है उसमें 40 का ऑप्शन आना भी शुरू हो जाता है। तो अब ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, हम गाड़ी को मैं आपको एक फुल वॉक अराउंड देता हूँ। ऑल्दो मैं एक कंप्लीट वीडियो शूट कर चुका हूँ स्मार्ट, एडवेंचर, एम्पावर्ड, तीनों बेस मिड टॉप वेरिएंट के बारे में। उस वीडियो का लिंक ऊपर है, वो जाके देख लेना। अब वॉक अराउंड शुरू करते हैं। चाबी से शुरू कर लेते हैं। ऐसा है लॉक अनलॉक, बूट होल्ड और गाड़ी की लाइट को ऑन करने के लिए। अब फ्रंट फेसिया में क्या कुछ नया आ गया है पुरानी ईवी के कंपैरिजन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बम्पर है उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, पहले यहाँ पे ग्रिल हुआ करती थी, वो अब नीचे आ गई है, और जो क्लैडिंग है ओवरऑल आपको ग्रे कलर में ही मिलेंगे चारों तरफ गाड़ी में। टाटा का कहना है कि इसका ये फायदा है कि ब्लैक वाले स्क्रैचेस भी ज़्यादा पकड़ते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि वो फेड भी जल्दी होते हैं। काफ़ी ब्रांड्स में ये दिक्कत है, तो जो ब्लैक फेड होकर ग्रे होगा उसको ऑलरेडी ग्रे दे दिया है, तो ये एक फ़ायदा होगा। अब क्या कुछ आपको बाकी जो है डिफरेंस आपको मिल गए, 2 मैंने बता दिया। बम्पर डिज़ाइन, क्लैडिंग का कलर चेंज हो गया है। आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर लैंप मिलेंगे जो कि लो बीम हाई बीम दोनों में आते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको जो है LED का ही फॉग लैंप मिलेगा, जो कि अगर आप ऑफ कर दोगे तो वो फिर कॉर्नरिंग लैंप का भी काम करता है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का यूनिट है। लाइटनिंग लोगो नहीं है, यहाँ से आप गाड़ी चार्ज करोगे। चार्जिंग से मुझे याद है 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है इस गाड़ी में, मैं आपको रेंज वगैरह वो सब बता चुका हूँ। और यहाँ पे टो हुक मिल जाएगा, ठीक है, नथिंग डिफरेंट। और आपको जो है DRL है, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर फीचर के साथ भी आते हैं। इस गाड़ी में आपको एलॉय व्हील्स आते हैं टॉप वेरिएंट में, लेकिन अगर नीचे जाओगे तो वो फिर स्पोक व्हील के साथ आते हैं, यानी हब कैप के साथ आते हैं, नॉर्मल स्टील रिम, बट 16 इंचज़ ही आते हैं। एकदम बेस वेरिएंट में जाओगे तो फिर 15 इंचज़ में है, उससे जैसे ऊपर जाओगे तो फिर 16। टायर सेक्शन थ्रू आउट द कार सेम है, दैट इज़ 195/60 R16। और यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट डिस्क आते हैं, पहले रियर डिस्क ब्रेक भी आते थे, उनसे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अपोलो के टायर आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिस्क ब्रेक में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है। अब हमने रियर डिस्क ब्रेक हटा दिया, उसका हमने पेटेंट भी ले लिया, क्योंकि ड्रम ब्रेक के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग देना बड़ी बात है। अब इससे कंपनी को 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो जो ड्रैग कोफिशिएंट था, क्योंकि डिस्क ब्रेक में आपको पता होगा कि यहाँ पे डिस्क पैड होते हैं तो रोटर पे हमेशा चिपके रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ड्रैग कोफिशिएंट रहता है। अब बीइंग एन ईवी भाई इसके लिए थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी जो है मैटर करती है, तो यहाँ से जो है आपको डिस्क ब्रेक हटा दिए, उसका फ़ायदा ये हुआ ड्रैग नहीं है, थोड़ा बहुत गाड़ी की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा, तो ड्रम ब्रेक ही आते हैं पीछे। यहाँ पे फ्रंक आता है 14 लीटर का, 14 लीटर्स, और जो वेट है टोटल लगभग ये मान लो 4 से 5 वेट को ही कैरी कर सकता है, ऐसा कंपनी कहती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कर लेगा। और यहाँ पे कूलेंट है, इधर कूलेंट है, इधर कूलेंट है। आपको अगर ये लगता है कि ईवी में कूलेंट का क्या फ़ायदा, तो वो मोटर की जो है कूलिंग के लिए होता है, ताकि मोटर ज़्यादा हीट ना हो। ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर HC हो गया, विंडशील्ड वॉशर हो गया, इधर आपकी नॉर्मल बैटरी हो गई गाड़ी के लिए। अच्छा एक चीज़ है, ये जो है यहाँ से आप गाड़ी मान लो चार्ज करते हो, बाई चांस गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई, आप किसी वजह से चार्ज नहीं कर पाए, तो ये नहीं खुलेगा। अगर ज़ीरो हो गई गाड़ी बिल्कुल बैठ गई है, डेड हो गई, तो ये नहीं खुलेगा। उस केस में आपको क्या करना होता है, इसको ओपन करो, ठीक है, ये खुल जाएगा। ये एक अच्छा फीचर है। अगर आपकी लापरवाही से गाड़ी बिल्कुल डेड कर दी, चार्ज नहीं कर पाए, बंद लेकिन जो है
हाथ से करोगे। और मैक्सिमम यानी पीक पावर पीक टॉर्क जो है वो है इस गाड़ी की 127 HP एंड 154 न्यूटन मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आ जाएगा। एंड व्हाट्स एट द बैक ऑफ दिस कार, यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट आ जाएगी। टॉप मॉडल है ये, जो आपके इंडिकेटर होगा यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। इंडिकेटर से जस्ट ऊपर जो है आपकी ब्रेक लाइट है, ये 24/7 रन करती है लाइटिंग। अगर आपने गाड़ी की लाइट्स ऑन की हुई है, पंच डोर टीवी, 2 पार्किंग सेंसर आते हैं सिर्फ, पीछे कैमरा हो गया, वाइपर हो गए, डिफोगर हो गए, शार्क फिन एंटीना हो गया, उसके बाद रिवर्स पार्किंग लाइट नीचे हो गई। और जो बूट है, यहाँ पे मैंने अपने बैग रखे हुए हैं और इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता। इसके नीचे जो है आपको मिल जाएगा चार्जर, जैक, टूल। यहाँ पे लेफ्ट में गाड़ी को एक लाइट आती है, यहाँ पे 1 kg तक का जो है आप वेट हैंग कर सकते हो, ये दोनों साइड है। और पार्सल ट्रे हो गई आपकी। कोई 60/40 स्प्लिट रेशो नहीं है भाई, एक ही बार में फोल्ड करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है। यहाँ पे ये एक इधर है, एक उधर है, दोनों पकड़ के आगे जो है आप फोल्ड कर सकते हो सीट। यहाँ पे राइनो भी बना हुआ है, P25 मुझे गाड़ी मिली हुई है। अच्छा, कंपनी ने इस गाड़ी में एक चीज़ अच्छी करी है इसकी बैटरी के लिए, IFATC, इंटेलिजेंट फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। यानी इस गाड़ी की जो बैटरी यहाँ पे नीचे लगी हुई है वो ज़्यादा हीट ना हो, इसके लिए कूलिंग फीचर दिया गया है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, दैट इज़ 195 mm, जो कि आपके सेगमेंट के कुछ मिड साइज SUVs हैं उनसे भी ज़्यादा है, हमारी और आपकी प्यारी क्रेटा से भी ज़्यादा है। चलो अब इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। भाई बहुत धूप हो रही है, समझा करो, कोची की बात है, 30 डिग्री से भी ज़्यादा, पसीने इतने आ गए पूछो ही मत। यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़, लेकिन जो 1 टच डाउन है वो खाली इधर आता है। 1 टच डाउन ही है, 1 टच अप नहीं है, ठीक है। ये आपको हाथ से करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। काफ़ी लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं, इनफैक्ट ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में कि यार पहले ना पुश और पुल वाला था, अब इसमें क्या है, अगर आगे करते हो तो ये नीचे जाता है। कुछ बोले कि अगर आगे करो तो यार ऊपर आना चाहिए। कंपनी का ये लॉजिक है इसके पीछे कि यार नॉर्मल में पुश करते हो तो डाउन जाता है, पुल करते हो तो ऊपर आता है। तो हमने एक तरीके से इसे पुश का ही दिया है, पुश करोगे तो नीचे जाता है। इफेक्ट वही रखा है, बस ये है कि हमें आदत उस चीज़ की है तो थोड़ा सा हमें अलग लग रहा है, बस वो चीज़ है। इस गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टमेंट वो सब है, सीट लेदराइट सीट्स है, इसमें वेंटिलेशन जो है फ्रंट दोनों सीट आएंगी, जिसका बटन यहाँ पे है 3 लेवल में आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे पुश बटन का फीचर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वाइट जो है गाड़ी में अंदर पार्ट है, और गाड़ी का जो आप हुड है वो यहाँ से पॉपअप करोगे, ऑटोमेटिक है क्योंकि ईवी है, थोड़ा सा स्पेस जो है अच्छा खासा है भाई, यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा चलो, लाइटनिंग लोगो यहाँ पे है, इल्यूमिनेटेड है, सारे ब्लिंक कर रहे हैं फ्रेम रेट की वजह से, ये मत समझना कि गाड़ी में कोई दिक्कत है, नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आता है, लेकिन जो नेविगेशन आप यहाँ जो आ रहा है उसको अगर MID में देखना चाह रहे हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, एक तरीके से उसके मिररिंग जो है वो यहाँ हो पाएगी। टच कैपेसिटी बटन किस किस चीज़ के हैं फटाफट सुन लो भाई, गाड़ी चलानी है, आई एम सो एक्साइटेड। 360 डिग्री कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा है, ये मेरे को साइड का आ गया, अच्छी है भाई क्वालिटी। ये इधर का, ये मेरे को लेफ्ट का आ गया, ये यहाँ पे इसको मैं 3D में देख सकता हूँ पूरा जो, ठीक है, ये मेरे को इस एंगल से आ गया। और ये मेरे को फ्रंट दोनों व्हील्स का, ये देखो, अगर आप कहीं बहुत टाइट स्पेस में गाड़ी चला रहे हो तो ये आगे का हो गया, ये मेरे को पीछे का हो गया, और ये है यहाँ पे आपको हमने सामान रखा हुआ, गाड़ी के पेपर हो गया, यहाँ पे स्पेस है। अच्छा, ये वेंटिलेटेड ग्लव बॉक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है यार, ये चीज़ माइनस करके, कूल्ड हटा के बेस मॉडल में तुम इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हटा दो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन उस बेस वेरिएंट में ना मैनुअल वो नहीं है, IRVM नहीं है, उसको बिल्कुल कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। अब मैं पीछे बैठ गया हूँ, सीट में पॉकेट आती है, और आपको पीछे कोई AC वेंट्स नहीं आते हैं। ये काफ़ी लोगों की शिकायत रहेगी कि पीछे AC वेंट्स नहीं है, खाली जो है Type-C 15 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, और यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। पूरा फ़ोन तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग हाफ से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, पीछे वाले AC से रिलेटेड मेरा ये ओपिनियन है कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से आगे वाले जो वेंट्स है, जो फ्लो है उनका, वो इनफ है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि पीछे वेंट्स होने चाहिए थे तो वो फिलहाल नहीं है, तो उनके बारे में शायद टाटा सोचेगा आगे। आर्मरेस्ट आता है विदाउट एनी कप होल्डर, प्लेन है, 2 हेड रिस्टेंट हो गए, कोई फोल्डिंग का फीचर नहीं आता। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस कार। पीछे तो सुंदर लग रही है यार। अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट शुरू करने से पहले मैं हर गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरा 100 to 0 बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स सब चेंज हो जाएंगे। सो आई हैव टू मेक श्योर कि गाड़ी के चारों टायर में प्रेशर एकदम ठीक हो। इस गाड़ी में स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपनी जो रेकमेंड करती है दैट इज़ 34 PSI। अब मैं इसके कैप निकाल के चारों व्हील में चेक करूँगा, तो मैं अपनी इस डिजिटल डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ। ये मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ, बार में नहीं, मुझे चाहिए PSI में। अब देखना होगा 40, मेरे को कम करना पड़ेगा, इसके पीछे हेड आता है।
ज़्यादा कम ना हो जाए क्योंकि वी डू नॉट हैव इन्फ्लेटर राइट नाउ। 36, 34.5 चलेगा। पीछे वाले में 39.5, मतलब चारों में ही 40 के आसपास है। 34 एग्जैक्ट, 38 सही है। 41.5। चलो, चारों टायर्स का प्रेशर मैंने एकदम ठीक कर दिया। चलो अब मैं आपको इंटीरियर के बारे में बता देता हूँ। ऑल्दो मैं वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका था खड़ी गाड़ी में, जैसे आपने बाहर के अभी शॉट्स देखे, लेकिन सोचा आपको मेरे पीओवी वीडियो ज़्यादा पसंद है तो गाड़ी चलाते हुए इंटीरियर का समझा देता हूँ। ग्रे इंटीरियर है, ब्लैक नहीं है, वाइट सरफेस है कहीं कहीं पे जिसमें जो है ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ताकि प्लेन वाइट आपको बोरिंग ना लगे। ग्रे का थीम मुझे सही लगा, बाहर भी है अंदर भी है। उसके बाद यहाँ अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या दिखाई देगा, मेरा 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि सिर्फ टिल्ट के साथ आता है, और इसमें रीच एडजस्टमेंट आपको यानी टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। ये हॉर्न हो गया, ये यहाँ पे लाइटनिंग लोगो हो गया, इल्यूमिनेटेड है, वॉल्यूम के बटन, क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे मेरा रेन सेंसिंग वाइपर यानी वाइपर के सारे बटन हो गए, हेडलाइट का हो गया, यहाँ पे ऑटो का है, ये जो है इसकी जो हेडलाइट बीम है उसका लेवल ऊपर नीचे करने के लिए। लेकिन जो फॉग लैंप है उसका बटन जो है टच कैपेसिटिव है, तो वो आपको यहीं पे रहेगा। उसके बाद 10.25 इंचेस की फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले है। लेफ्ट में रेंज, बैटरी कितना है वो वहाँ पे पूरा मेरे को दिखाई देगा। राइट साइड किलोमीटर, मतलब मेरी स्पीड जो है वो फिलहाल कितनी है। बीच में गाड़ी के ऊपर पावर, वो रीजनरेशन, वो सब दिखाता रहता है, रेंज वगैरह वो सब आ गया। ओडोमीटर की रीडिंग जो है नीचे है। अभी तक का मैं बता दूं, गाड़ी 52 किलोमीटर्स मैंने चलाई है और जो रेंज अभी तक चली गई है 28% गाड़ी खा चुकी है। उसके बहुत रीजन है, मैंने गाड़ी के मल्टीपल टेस्ट किए हैं। आप वीडियो अभी देख रहे हो, लेकिन मल्टीपल टेस्ट, ब्रेक टेस्ट हो गए 0 to 100 और इको, सिटी, स्पोर्ट, हर मोड में मैंने गाड़ी चला ली है, ताकि मैं अच्छे से चलाने के बाद आपको कंसोलिडेटेड रिव्यू अपना दे पाऊँ सारा गाड़ी को अच्छे से समझने के बाद। तो ये हो गया यहाँ तक, 4 AC इवेंट्स हो गए हैं, सारे टच कैपेसिटिव बटन है। इधर जो लेफ्ट मोस्ट है वो आपका जो लिड है चार्जिंग वाला, उसको खोलने के लिए, वो तभी काम करेगा जब गाड़ी बंद होती है। उसके इधर है जब गाड़ी चार्जिंग लगी होती है और आपको मिड चार्जिंग अगर मान लो हटाना है, वो चार्जर हटाना है, तो यहाँ से ये दबाओगे तो ही वो अनलॉक होता है। हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है, 360 डिग्री कैमरा का है, और यहाँ पे मैक्स AC, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, वो सारे बटन हो गए मोड, मतलब AC से रिलेटेड। और ये वायरलेस चार्जर, गियर सिलेक्टर, आपका पूरा जो व्हील है 360 घूमता है, लेकिन P, R and D 4 मोड आते हैं, ठीक है। पूरा घुमा दो, राइट मोस्ट पूरा कितनी बार घुमा दो, रुकेगा आके D पे ही। 2 मोड आते हैं, लेकिन बटन 2 है, मोड 3 है। तो जो ऊपर है स्पोर्ट्स वाला, इसको अगर करोगे दोबारा तो ये सिटी पे हो जाएगा, वापस करोगे तो स्पोर्ट्स। नीचे वाला है ये सिटी और इको में स्विच करता है। अभी गाड़ी वापस से इको पे मैंने कर ली है कि अचानक से कहीं पंजा ना दब जाए, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइप A, टाइप C पोर्ट है, उनमें लाइट नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा मानना है कि पीछे वाला जो टाइप C है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, वो लाइट है उसके अंदर, इल्यूमिनेटेड है वो टाइप C पोर्ट। यहाँ भी लाइट होनी चाहिए थी टाइप A, टाइप C में। और यहाँ का जो टाइप C है वो 65 वोल्ट है, पीछे 15 वोल्ट का है। 12 वोल्ट का भी एक पोर्ट है यहाँ पे। फिर इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो गया, जो कि ड्रम ब्रेक्स के साथ है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ऑटो होल्ड हो गया, हिल होल्ड हो गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 6 एयरबैग्स हो गए। तो ये जो है फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर। आर्मरेस्ट जो है वो भी शायद आप वीडियोस देख रहे होगे। मैग्नेट यहाँ पे है, कोई बटन नहीं है, सीधा उठाओ मैग्नेट है, और ऊपर स्प्रिंग इफेक्ट है, तो अपने आप ऊपर चला जाएगा। मैं फिलहाल टॉप मॉडल चला रहा हूँ, ठीक है। लगभग 12.59 लाख एक्स शोरूम ये गाड़ी कॉस्ट करती है। फिर ऑन रोड जो भी आपको लाख सवा लाख है जो भी है वो जो है ऐड कर लेना वहाँ पे। और इंटीरियर में यहाँ पे आपको जो है वेंटिलेशन जो हो गया, सीट वेंटिलेशन, उसका बटन है, 3 स्टेप में आप कर सकते हो। और पेडल शिफ्टर्स हो गए, पेडल शिफ्टर्स, लेकिन आपके रीजनरेशन मोड के लिए 4 लेवल आते हैं, लेकिन मीटर में आपको 3 ही शो करता है, L1, L2, L3। चौथा क्या है, इसको ऑफ कर सकते हो, तो एक तरीके से उसको काउंट करके 4 है। अब बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताया कि रेंज देखो अभी तो काफ़ी परसेंटेज चली गई, क्योंकि बहुत तरीके के टेस्ट मैंने कर दिए, और मेरे पास अभी 3 घंटे हैं, मुझे गाड़ी छोड़ के फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो इन द मेन टाइम जितनी गाड़ी मैं चला पाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा कितनी देर में कितनी परसेंटेज इसकी चली गई है। फिलहाल गाड़ी है इको मोड में। और ड्राइविंग में आपको बता देता हूँ, मेरा पोस्चर मैं बता देता हूँ, मुझे गाड़ी बैठने में कैसी लग रही है। मेरे लिए कंफर्टेबल है। 2 चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं सीट में। पर्सनली
मैं नहीं देखता सीटिंग कंफर्ट कैसा है, सीट की कुशनिंग कैसी है, मैंने आज तक किसी गाड़ी में नोटिस नहीं करा। मुझे ही अच्छा लगता है, चलाने में मज़ा आ रहा है गाड़ी को कि नहीं, ब्रेक्स कैसे हैं, स्टीयरिंग कैसा है। और जिस चीज़ के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ वो है दोनों जो मेरे एल्बो है सेम लेवल पे रेस्ट करती हैं। इधर आर्म रेस्ट हो गया, ऑल्दो इसमें आप रीच मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। राइट में ये वाला आर्म रेस्ट जो है सेम लेवल पे, हालांकि ये हार्ड टच है। तो यहाँ पे दोनों हाथ जब मैं आराम से रख के, मान लो अगर मेरे को खाली रोड पे थोड़ा रेस्ट मोड में गाड़ी चलानी है तो वो मेरे लिए अच्छा है। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए अगर थोड़ा कंजेस्शन है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया। और वेंटिलेशन है तो मेरे लिए वो बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मुझे वेंटिलेशन बहुत पसंद है सीट के अंदर। और जो इंटीरियर है ग्रे के साथ वाइट और फिर ग्रे सीट्स मेरे हिसाब से सही जाती है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। चलाने के बाद ब्रेक्स की, हाँ चलो ब्रेक्स का मैंने नाम लिया था, ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। मैंने इसके 2 दिन टेस्ट किए थे, 0 to 100 मैंने टेस्ट कर लिया, उसका टाइम मैं डाल दूंगा, वो टेस्ट आ जाएंगे अभी इसके बीच में या फिर थोड़ा सा बाद में। चलो अब इसका ब्रेक टेस्ट करेंगे। इनफैक्ट मैं 2 टेस्ट करूंगा इसके, 0 to 100 जो कि कंपनी कहती है कि टेक्स अराउंड लेस देन 9 सेकेंड्स एक्चुअली। सेकेंड टेस्ट होगा 100 to 0 और स्पोर्ट्स मोड में करते हैं। अभी टाइम आप लोग देख लेना। न्यू टाटा पंच EV 0 to 100 इन स्पोर्ट्स मोड। डन। अब कर दे इसका 100 to 0। सो न्यू टाटा पंच EV 120 to 0। थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस है, कोई नहीं, विल डू इट अगेन। लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन है भाई यहाँ तक। प्लीज़ वेट, आई परफॉर्म अ ब्रेक टेस्ट, प्लीज़ वेट, ओके, थैंक यू। Braking at 120। तो मैंने 2-3 अटेम्प्ट किए थे, दोनों तीनों अटेम्प्ट में ही डिस्टेंस मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये अच्छा है कि रोड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था, उसके बाद भी गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी। किसी भी अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी एक साइड पुल हो रही है। अब वो मत कहना कि ABS है तो सीधी जाएगी, नहीं, ABS वाली गाड़ियाँ जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन ये गाड़ी एकदम सीधी थी। उसके बाद बात आ जाती है टायर्स की, क्योंकि ब्रेकिंग के बाद यार सारा खेल ही गाड़ी में टायर्स का होता है। तो टायर्स सही है, अपोलो के आते हैं 195 60 R16। लेकिन इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैंने स्पोर्ट्स मोड एक्टिव कर दिया है और अब अगर थोड़ी सी भी मैंने खींच के मान लो पूरा दबा दिया, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव विद द स्टीयरिंग, नॉट एक्टिव बट व्हाट शुड बी द राइट वर्ड। आपको बहुत अटेंटिव रहना है, मतलब बहुत सेफ रह के आपको स्टीयरिंग होल्ड करना है, क्योंकि इसमें टॉर्क इतना हाई है 154 न्यूटन मीटर। तो गाड़ी ना थोड़ी इधर उधर लेफ्ट राइट जाएगी, टॉर्क बहुत हाई है। और अगर मान लो लूज ग्रेवल है, कोई स्लिपरी सरफेस है, रोड पे पकड़ कम है, तो गाड़ी आपकी इधर उधर जा सकती है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। तो बहुत संभल के करना। टायर्स ठीक है, कंपनीज यही देती हैं, अपोलो, MRF, CIT, यही सब आते हैं। थोड़ा संभल के, मतलब उस टॉर्क को आप हैंडल करना। मैं वापस इसे सिटी मोड में ले आता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ पुल आपको। और जब ब्रेक टेस्ट किए तो गाड़ी बहुत देर तक स्पिन मारते हुए ही भाग रही थी। तो टॉर्क जनरेशन जो है भाई गाड़ी का कमाल का है। ब्रेक्स की मैंने बात कर लिया। स्टीयरिंग ऑटो रोटेशन ऑल्दो मैं देख चुका हूँ, पता नहीं आपको मैंने दिखाई कि नहीं दिखाई, वो मैं देख लूँगा। मुझे कहीं यू टर्न अगर मिला, मैंने देखा है स्टीयरिंग रोटेशन अच्छी है, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसकी स्टीयरिंग ऑटो रोटेशन दिखा देता हूँ कैसी है। गाड़ी आ रही है वैसे, उसको जाने देते हैं। बढ़िया भाई। और बॉनेट विजिबिलिटी देखो, हाइट एडजस्टमेंट है सीट की, तो सबको अलग अलग दिखेगा, लेकिन मैंने अभी काफ़ी नीचे सेट की हुई है ताकि आपको एक अच्छा POV मिले। एंड उसकी वजह से जो बॉनेट है मेरे को दिखाई देता है। सेंटर में इतना नहीं दिखाई देगा क्योंकि वाइपर भी आ गए, लेकिन साइड के शोल्डर जो है ना बॉनेट के, वो उठे हुए हैं। तो अगर मान लो किसी को ऐसा है कि लेफ्ट राइट जजमेंट की दिक्कत होती है, तो इसमें नहीं होती, क्योंकि वो आपको एज बॉनेट की दिख जाती है। किसी से साइड ले रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ये कि कहाँ तक मेरी गाड़ी की एज है वो दिख जाता है।
मारुति वालों को ये सीखना चाहिए कि अगर गाड़ी का साइज़ बड़ा है फिर भी वो जो ORVM है छोटे देते हैं। ये गाड़ी छोटी है फिर भी इसका मिरर, मतलब मारुति की मुझे नहीं लगता इतने किसी भी गाड़ी में, पुरानी वाली जो ब्रेजा हुआ करती थी उनमें बड़े मिरर, स्विफ्ट में हुआ करते थे, इस गाड़ी में बड़े मिरर हैं, तो विजिबिलिटी आपको जो साइड का है वो बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ इससे रिलेटेड, जब इंडिकेटर देते हो तो इसके अंदर आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आता है, ये हो गया लेफ्ट का, ये आप यहाँ भी ला सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आ जाता है, थोड़ी सेटिंग होती है यहाँ, दोनों सेम साइज के हैं 10.25 इंचेस। ये हो गया, आपको जहाँ ठीक लगे यहाँ देखना यहाँ कर लो, ये जो 2 सर्कल बने हुए हैं इनमें देख सकते हो। अगर आपका ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आप टच स्क्रीन में शिफ्ट कर देते हो, अभी मैं नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ और अब मैंने अगर इंडिकेटर दिया तो आपका नेविगेशन जब तक इंडिकेटर ऑन है काम नहीं करेगा। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है टर्न लेना है तो ही इंडिकेटर दोगे, बट इन द मीन टाइम ये बंद हो जाएगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी, सजेशन रहेगा कि आप इसी में यूज़ करो ताकि आपका नेविगेशन ना हटे। तो एक ये फीडबैक था। इस गाड़ी में जैसे 1350-55 किलो की है शायद, तो वेट मुझे तो सही लगा। वेट की वजह से गाड़ी मैंने जैसे काफ़ी इसको हाई स्पीड पे भी चलाई, यहाँ पे ओवर स्पीडिंग कर नहीं सकते, पुलिस दिक्कत दे देगी, तो मुझे सही लगा। आइस से तो शायद मेरे हिसाब से थोड़ी हैवी होनी चाहिए गाड़ी। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी का ऐसा है कि 50% आगे गाड़ी के पोर्शन पे है और 45% पीछे की तरफ है, इस तरीके से किया गया है। और भगाया मैंने काफ़ी, बस वही है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भगाओ तो थोड़ा स्टीयरिंग पे ध्यान रखना। इंटेलिजेंट TPMS आता है, व्हील्स के अंदर कोई सेंसर नहीं है, जहाँ से हवा डालते हो कोई सेंसर नहीं है। तो ये इंटेलिजेंट कैसे हुआ? इंटेलिजेंट ये एक सेंस में है कि गाड़ी के व्हील्स में व्हील स्पीड सेंसर लगा होता है फॉर योर ABS, ठीक है, उसी से ये सेंस करता है कि गाड़ी में अभी उसकी क्या स्पीड है, क्या उसमें प्रेशर होना चाहिए। तो 33-34 तो कंपनी रेकमेंड करती है, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। ये जैसे ही 28 से नीचे जाएगा तो आपको लो प्रेशर का आ जाएगा, आपको एग्जैक्ट प्रेशर कभी नहीं दिखाएगा कितना है, ठीक है। वो ऐसा है कि 28 से नीचे आते ही लो दिखा देगा, अदरवाइज ओके, मतलब सही रेंज में है। वो फिगर्स नहीं दिखाएगा कि 28 है, 29, 30 वो कितना है। तो एक वो चीज़ है। अच्छा, एक और है कि इस गाड़ी को मैंने 120-130 तक चलाया है। EVs को लोग इसलिए लेते हैं ताकि पैसा बचे, उसके लिए उन्हें गाड़ी स्लो चलानी पड़ेगी, और वहाँ तक 80-90 तक कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट 100 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार स्पोर्ट्स में लगा के चलो चेक करवा देता हूँ, एक बार ये 2 व्हीलर थोड़ा साइड हो जाए बस। मैं आपको बता रहा हूँ विंड नॉइज़ की, वो लेकिन हाई स्पीड पे है, 110-120 के आसपास। मैं थोड़ा जेंटल यहाँ पे इसलिए हूँ, कट इसलिए नहीं मारा क्योंकि वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि थोड़ा सा सेफ होकर चलानी पड़ती है। तो अभी स्पीड ना, आपको एक सही बात बताऊँ, गाड़ियाँ यूजुअली 100 की स्पीड क्रॉस करते विंड नॉइज़ काफ़ी आने लगती है। इनफैक्ट मैं जो गाड़ियाँ ऑन करता हूँ उनमें भी सेम दिक्कत है। ये गाड़ी में विंड नॉइज़ आपको आएगी 120 के ऊपर, जहाँ पे यूजुअली लोग EVs को नहीं लेके जाती। आपको ले जाना है वो एक अलग बात है, लेकिन EVs को अगर जितना स्लो चलाओगे रेंज अच्छी होती है, तो वहाँ तक इस गाड़ी में विंड नॉइज़ नहीं है। अभी देख लो कुछ भी नहीं है, कोई मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे कैमरा की जो है स्टॉक ऑडियो है, तो विंड नॉइज़ वहाँ नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है। टायर नॉइज़ भी नहीं है टायर्स का, लेकिन ऐसा है कि थोड़ी सी क्वालिटी बेटर हो सकती है। मैंने 1-2 बार ब्रेक मारे तो शायद टायर्स की वजह से इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है। नथिंग इज़ रॉन्ग विद द ब्रेकिंग सिस्टम, बट अगर आप गाड़ी लेके थोड़ा मालूम टायर को घिस के टायर चेंज करवाते हो, एक बहुत बढ़िया ब्रांड में चले जाते हो, तो शायद वो चीज़ कम हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है टायर थोड़े बेटर हो सकते थे। और अगर एक हाथ से भी मैंने इसको काफ़ी घुमाया, बटन्स नहीं बीच में आते हैं, नहीं दिक्कत देते हैं, ठीक है, इनकी टेंशन मत लो। अगर मैं मान लो अगर मेरी हथेली यहाँ टच कर रही है, मेरे से तो एक बार भी नहीं दबाए बटन। सस्पेंशन भी भाई थोड़े बहुत जहाँ तक देखे देखो ज़्यादा ख़राब रास्ते तो नहीं आए, बट गाड़ी रहती है ग्राउंड से चिपक के रहती है, कहीं मेरे को गड्ढे फील नहीं हुए। अगर जैसे भी सिटी में मैं इसको लगा देता हूँ इको में, तो इको ना, हाँ इको में रेंज आ रही है 171। अब मैं लगा दूँ सिटी में 166, तो यहाँ पे मतलब 5 का माइनस हो गया, और अब ये सीधा हो गया 9 का माइनस, जैसे मैंने इसे स्पोर्ट्स मोड में लगाया। तो इतना कुछ डिफरेंस आएगा। कंपनी देखो पूरे दिन में तो मैं सही बता रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ, शायद मैं नहीं निकाल पाऊंगा सारे किलोमीटर, टाइम की भी दिक्कत है और सिटी से बाहर हम लेके जा नहीं सकते गाड़ी, थोड़ा है कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे जितना चला पा रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। कमाल की ये बात है कि टायर्स की नॉइज़ बिल्कुल नहीं है,
काफ़ी फ़र्क तो इस वजह से भी पड़ गया, मैंने गाड़ी के ब्रेक्स मतलब जो टायर्स है, ब्रेक टेस्ट से पहले मैंने उनका टायर प्रेशर ठीक कर दिया था। 40 PSI था, किसी में 39, किसी में 40, तो वो मैंने पहले कम कर दिया था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है चीज़ों में। कि मैं इतना घीस दिया तो रम क्या टायर। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। हे टाटा, हे टाटा, ओपन सनरूफ। कई बार आप कैसे बोलते हो वो भी होता है ना। वॉइस असिस्टेड आपको इसमें सनरूफ मिलता है। आप हे टाटा, क्लोज सनरूफ, क्लोज सनरूफ हो गया। लेकिन जो कर्टेन है वो मैनुअल आता है, वो फिर आपको हाथ से करना पड़ेगा। दूसरी, वाटर वेटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी की 450 mm है, पहले से भी ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, गाड़ी में हाई बीम अलर्ट आता है। असिस्ट होना नॉर्मल चीज़ है बाकी गाड़ियों में, इसमें अलर्ट का क्या मतलब है? अगर आप 10 से 40 की स्पीड के बीच गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी की हाई बीम ऑन है, तो ये आपको यहाँ पे अलर्ट देता है कि गाड़ी की जो बीम है वो लो कर लो, ठीक नहीं है। सिटी में वैसे भी नहीं करनी चाहिए, तो ये बस आपको अलर्ट देता है, असिस्ट नहीं करेगा, उसको डाउन नहीं करेगा, खाली आपको बताएगा। ठीक है, एक ये फीचर है इस गाड़ी का। तो मेरा रिव्यू यहाँ ख़त्म होता है। लगभग मैं आपको रेंज का बता देता हूँ। जो टाटा ने क्लेम्स किए थे कि 20 से 80% और इतनी रेंज हो जाएगी, वो पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त तो नहीं हो पाया, क्योंकि सिटी की लिमिटेशन होती है, टाइम की भी दिक्कत है, फ्लाइट है और हाईवे पे कहीं नहीं लेके जा पाए बाहर, तो मैं पूरा नहीं चला पाया, तो उस वजह से पूरा चेक नहीं हो पाया। लेकिन मैंने बाकी क्रिएटर्स से जो है इसका फीडबैक लिया था। लगभग लोगों ने 300+ किलोमीटर चलाई है और वो उनका कहना था कि ये आराम से 330 340 आराम से निकाल के दे देगी। मैंने गाड़ी को चलाया है सिर्फ 100 किलोमीटर, टू बी वेरी प्रिसाइज 95 किलोमीटर, जिसमें गाड़ी की 49% बैटरी जा चुकी है। क्योंकि गाड़ी पे मैंने 0 to 100 काफ़ी टाइम किया, मैंने गाड़ी खड़ी करके 1-1 घंटे तक अपना जो है गाड़ी के ऊपर रिसर्च किया है, मतलब काफ़ी कुछ कंटेंट बनाया है, तो उस चक्कर में गाड़ी की बैटरी काफ़ी गई है। फिर ब्रेक टेस्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, तो रेंज वाला जो मैं नहीं चेक कर पाया, 0 to 100 मैंने देख लिया, वो आपको पता लग गया। और इसके बाद अब मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बैटरी के ऊपर, फिर मैं आपको वीडियो एंड करूँगा ये बताते हुए कि क्या इंप्रूवमेंट्स मेरे हिसाब से इस पंच ईवी में हो जानी चाहिए थी या हो सकती है आगे चल के। अब दोनों बैटरी पैक 30 और 40 घर में चार्ज करोगे कितना टाइम लग जाएगा? घर में अगर गाड़ी खड़ी कर दो 3.3 किलोवाट AC चार्जिंग से 10 से 100% जाने में टाइम लग जाएगा 11.9 घंटे 30 वाले को, और अगर 40 वालों को चार्ज करने जाओगे तो लगेंगे 14.8 घंटे। 7.2 किलोवाट AC चार्जिंग से करोगे तो 10 से 100% जाएगा 4.5 घंटे में, और 40 वाला उसको चार्ज करने में आपको लगेंगे 5.3 आवर्स। पावर टॉर्क फिगर भी दोनों गाड़ियों की अलग अलग है। 30 वाले का मैक्सिमम जो आपको पीक पावर मिलेगा दैट इज 65 किलोवाट, 40 वाले का 95, और जो टॉर्क है 153, 153.8 दोनों का ही सेम है, बस पावर में थोड़ा बहुत फर्क है। 0 to 100 40 वाला जो मैंने टेस्ट किया वो 9 सेकंड्स के अंडर करता है, लेकिन जो 30 वाली है वो करती है 13.5 सेकंड्स के अराउंड। रियल वर्ल्ड में 40 वाला निकाल देगा लगभग 350 355, जबकि 30 वाले को लग जाएंगे लगभग जो रेंज मिलेगी 270-75 के आसपास। अब आता है मेरा फीडबैक इस गाड़ी को लेके। लगभग 100 किलोमीटर 4-5 घंटे मैंने चलाया है। पॉजिटिव्स ऑल्दो मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए या आगे जाके हो सकती है, मैंने आपको रेयर रेस इवेंट्स का बता दिया कि है तो भी ठीक है, मेरे लिए नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना अगर टॉप मॉडल है आजकल की लगभग इस बजट में ऑन रोड, ये लगभग गाड़ी आपको पड़ जाएगी 13.5-14 लाख के आसपास। खाली टॉप वेरिएंट में भी दे देते ठीक रहता। लोगों को बस ये होता है कि हमारी गाड़ी में ये वाला फीचर है, फिर वो चाहे उसको यूज़ करें चाहे ना करें। एक ये इंप्रूवमेंट है कि इसमें रेयर रेस इवेंट्स हो सकते थे। दूसरा, पीछे वाले व्हील्स के पास जो व्हील आर्च होती है, मान लो जो फेंडर लाइनिंग होती है, वहाँ पे गाड़ी का जो कलर है यानी बॉडी पेंट जो है वो दिखता है। थोड़ा सा दूर से देखोगे थोड़ा अजीब लगता है, या तो उसको पूरा क्लैडिंग से कवर कर देते या यहाँ पे जो पेंट है उसको ही ब्लैक कर देते, तो बस वो थोड़ा सा सही लगता देखने के वाइज। बाकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो कुछ भी लेना देना है नहीं उसका। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय रिव्यू ऑन न्यू टाटा पंच ईवी। आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा? मैंने काफ़ी मेहनत करी है, भाई ने भी काफ़ी मेहनत करी है शूट करने में, तो आप मुझे बस एक कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो भी करना, बुरा लगे तो भी करना, एंड गाड़ी आपको कैसी लगी वो भी एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।